लेकिन वो कहते हैं ना कि अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये वो वाला मामला हो जाता है। आप देखें जैसे फायर एंड इमरजेंसी महकमे की बात करें, जो ही आप फायर इंसिडेंट देखें, आप कोशिश करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जब तक अमला पहुंचता है उससे पहले ही आप ऐसे जो व्हीकल्स है उनको वहां से हटाएं। गांव में हो, कहीं पे भी हो, शहर में हो, कि एक प्रोफेशनल की हेल्प लें और वो अपने घर को अकॉर्डिंगली डिजाइन कराएं। आग लग गई, गाड़ियां पहुंची, लास्ट मोमेंट पे पता चला कि गाड़ियों में पानी ही नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग कश्मीर डिबेट्स। नाज़रीन, जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान जहां वादी कश्मीर में मज़ीद चार चांद लग जाते हैं, इसकी खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लग जाते हैं, वहीं दूसरी जानिब ये अपने दामन में समेटे हुए कुछ इस तरह के ख़तरनाक जो मुश्किलात हैं लेकर आते हैं जिनसे हर साल हमारा वास्ता पड़ता है। फिर चाहे बर्फ़ में सिमटी हुई जो ठंड है उसके बाइस आग की वारदात में इजाफा हो, या फिर इसके साथ साथ जो अमराज हैं जो सर्दियों के चलते बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर जो सफोकेशन से अमवात होती हैं वो हो, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें जो तब्दीली आई है उस हवाले से हमें गो न गो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें मौसम सरमा के दौरान देखनी पड़ती हैं। और आज हमने इसी हवाले से एक ख़ास डिबेट में हमने सिर्फ ये मुश्किलात, ये मसाइल गिनवाने नहीं हैं, बल्कि आज हम कोशिश करेंगे कि इनका हम हल तलाश कर सकें। और आज के डिबेट के जो हमारे पैनलिस्ट्स हैं, सबसे पहले हमारे साइड में हैं डॉक्टर मीर आकिब हुसैन साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, ये श्रीनगर देखते हैं। और इसके साथ हमारे दूसरे जानिब है माहिर तिब डॉक्टर फिरदौस मंजूर साहब, जो तिब्बी लिहाज से आज इस डिबेट में बात करेंगे। और इसके साथ हमारे आज के और एक पैनलिस्ट हैं जिनका नाम ताहिर डार है। ये डिज़ाइनर ताहिर डार के नाम से भी जाने जाते हैं और ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए उसके एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ साथ हमने आज अपने प्रोग्राम में एक सहाफ़ी को भी दावत दी है। आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं जनाब ज़ुबैर कुरैशी साहब, जो पिछले कई सालों से इस तरह के जो वाक़ात वादी कश्मीर में रोनुमा होते हैं उन पर इनकी नज़र है, उन्हें वो ग्राउंड लेवल से कवर करते हैं। और आज के पैनल में हम कोशिश करेंगे इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम शुरुआत करते हैं। चूँकि वादी कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मौसम सरमा में बर्फ़बारी होती है, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, और अचानक से हम देखते हैं कि आग की वारदात में इजाफा हो जाता है। क्या वजूहात हैं इस आग की जो वारदात इसमें इजाफा होता है, इसमें क्या वजूहात है, और लोगों से आप क्या उनको तरगीब करेंगे कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि वादी कश्मीर में जब भी मौसम सरमा आता है और हम काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स देखते हैं। विंटर में इस वजह से फायर इंसिडेंट समर के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम विंटर में एक्सेसिव यूज़ जो है अपनी हीटिंग गैजेट्स का करते हैं। मैं समझता हूँ चार चीज़ों पे हमारी नज़र नहीं रहती और जहाँ पे हमसे चूक होती है और वहाँ से ही ये फायर इंसिडेंट शुरू होते हैं। नंबर एक, जब हम हीटिंग गैजेट्स बाज़ार से प्रोक्योर करते हैं तो हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स प्रोक्योर नहीं करते हैं। सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने की वजह से ही जो है इन गैजेट्स में जो है फायर रिस्क बढ़ता है। नंबर दो, जब हम ऐसे गैजेट्स को ऑपरेट करते हैं तो उनके साथ जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो एहतियाती तदाबीर है, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। उस वजह से भी फायर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम ये हीटिंग गैजेट्स, खासकर जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, जब हम उनको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि समर में हम ऐसे गैजेट्स तो इस्तेमाल नहीं करते, हम नॉर्मल गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम हीटिंग गैजेट्स विंटर में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हम उसको टाइम टू टाइम ओवरलोड करते हैं। हम अपने घरों का टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल ऑडिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये जो फायर रिस्क है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारी टाइम्स पे जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इतना लोड झेल नहीं पाते हैं जितना हम उस पर कनेक्ट करते हैं, जिस वजह से फायर इंसिडेंट्स होते हैं। और फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि हमारी यहाँ पे जो नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन है, अगर हम
डाउनटाउन एरियाज देखेंगे, शहर खास देखेंगे, वहाँ पे ओल्ड स्ट्रक्चर्स अभी भी है जहाँ पे लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और इनफैक्ट जो हमारे आज के मॉडर्न हाउसेस भी है वहाँ पे भी हम जो है लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो वी आर ब्लेस्ड विद कंक्रीट नाउअडेज, वी हैव ब्रिक्स जिनका एक प्रॉपर फायर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एस्थेटिक बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम हम टिम्बर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन द शेप ऑफ पैनलिंग, इन द शेप ऑफ खत्मबंद। हमारा जो ट्रस है वो भी लकड़ी का होता है, जिस वजह से जो ये फायर रिस्क है बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम ऐसे गैजेट्स प्रोक्योर करते हैं जो सब स्टैंडर्ड है, जब हम उनको ऑपरेट करते हैं, डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं किया जाता, और जो हमारे स्ट्रक्चर्स है जो फिर मजीद जो है इस फायर को स्प्रेड होने में हेल्प करते हैं, तो यही रीजन है कि विंटर में ज्यादा फायर इंसिडेंट्स होते हैं कंपेयर टू समर। क्या अनअटेंडेड जो गैजेट्स हैं उससे भी मुश्किलात पैदा होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लगभग हम 50% फायर इंसिडेंट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम सोने जाएं या घर से बाहर जाएं, हमें ऐसे गैजेट्स को अनप्लग टर्न ऑफ करना है। अगर हम इस एक चीज़ पे अमल करेंगे, मुझे लगता है कि 50% फीसदी जो फायर इंसिडेंट्स में वो हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हम हीटिंग गैजेट्स बहुत दफ़ा देखा गया है कि उनको अनअटेंडेड छोड़ा जाता है, या फिर न सिर्फ हीटिंग गैजेट्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, बल्कि इसके साथ साथ जो गैस बुखारियां हैं या दूसरी बुखारियां हम यूज़ करते हैं उनको भी अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है। रात को सोते वक्त बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इस हवाले से हमें बताइएगा कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, और इसकी जो अलामात हैं कि रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जमा हो रहा है, ये जहरीला गैस बन रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसकी अलामात क्या हैं जो सबसे पहले हम देख सकते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें एक मिसकंसेप्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ कोल जलाने से निकलता है, और हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है जो ये वारदातें होती हैं ये एक्सीडेंट नहीं, नेग्लिजेंस से हो जाते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे भी ये होता है, ये नेग्लिजेंस नहीं, एक्सीडेंट होता है। ये सारा कार्बन मोनोऑक्साइड पहले प्रोड्यूस कहाँ होगा? एक तो जब हम बुखारी, कोल वाली बुखारी लगाएंगे या कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस होगी, जैसे लकड़ी है, केरोसिन है, फ्यूल है, तो वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे घरों में जो वी शुड बी मोर कंसर्न कि घरों में कैसे प्रॉब्लम होती है। एक तो हम बुखारी का यूज करते हैं, उसके जो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, और नंबर 1 ये बुखारी का मसला। लेकिन अगर आपका गैराज आपके मकान के साथ है, आप वहाँ गाड़ी रखते हैं, सुबह ऑन करके रखते हैं गर्माने के लिए, उससे भी काफी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आपके घर में घुस सकता है और प्रॉब्लम कर सकता है। या अगर हीटिंग सिस्टम्स दूसरे भी आपके पास है, हमाम बहुत सेफ समझा जाता है, लेकिन हमाम में क्या होता है, अगर कहीं जो उनको ब्रेक लगी हो या कहीं पे क्रैक आया हो नीचे से, इतना धुआं जमा हो सकता है कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मसला क्या है? ये एक साइलेंट किलर है, ना इसमें स्मेल है, ना इसमें रंग है, ना इसमें टेस्ट होता है। तो अगर कमरे में फैल जाएगा, नोबडी विल नो जब तक इंसान को सिम्टम स्टार्ट होते हैं। अब मैं हादसात क्यों बोल रहा था? हादसात नहीं, ये नेग्लिजेंस है, क्योंकि हम बहुत ही नेग्लिजेंस हिसाब से गर्मी हिसाब करते हैं। एक तो खुला रखना, अनअटेंडेड रखना, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका चल भी रहा हीटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन उस टाइम भी होनी चाहिए। एक छोटी सी खिड़की में कहीं पे गैप होनी चाहिए, दरवाजा खुला होना चाहिए। और जो ही आप सोने का सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप बैठे, अकेले बैठे, थोड़ी सी भी नींद आ गई, यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ। उससे पहले ही आपने करना कि मैंने कब बंद करना है, कितनी हीट पे इसको रखना है। उस हिसाब से जब कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गया, सबसे पहले आदमी को हेडेक हो सकती है जी, थोड़ा सा लेजीनेस आती है। उसके बाद इंसान का सेंसोरियम कम होता है कि वो जजमेंट उसकी इम्पेयर होने लगती है। उसके बाद वो अगर बचाना भी चाहे, अपने आप को बचा नहीं पाता कि उठेगा बंद करेगा, क्योंकि इसमें एक फेज ऐसा आता है कि आदमी उसमें फिर चाहते हुए भी नहीं कर पाता कि मैं ये बंद कर। वो होश हवास में होता है, उसको पता है कि आइंदा क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे साथ, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए जब भी आप बैठे, अगर आपको लगता है मुझे नींद आने वाली है, पहले गैजेट्स बंद करके। और खासकर ये जो बुखारी, कोल वगैरह, दिस इज टोटली नॉट रिकमेंडेड फॉर इंडोर हीट। ये कैंपिंग के लिए आप कहीं जाते हो, कैंप फायर करते हो, अंदर की हीट के लिए हमेशा सेफ इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। और आजकल बहुत ज्यादा इक्विपमेंट सेफ आए हैं मार्केट में,
जिसको हम सेफली यूज कर सकते हैं और अपने आप को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसके बाद बहुत ही डेंजरस, इट कैन किल। अब पिछले साल ही हमने देखा कि यहाँ पर एक पूरी फैमिली उसके घर में आ गई और सुबह सारी की सारी फैमिली जो है वो वहाँ पर जी 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 जी। बेसिकली मैंने आपको बोला कि आदमी बचाना भी चाहे फिर एक स्टेप के बाद वो बचा नहीं पाता, क्योंकि जब आपका हेडेक आ गई, हेडेक के बाद आपको नेचुरली आपका ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसकी एफिनिटी फॉर ब्लड बहुत ज्यादा होती है। हमारा ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, वो काम उसका एक ही होता है कि वो आपका ऑक्सीजन बॉडी में लेके टिश्यूज में जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन के साथ है वो 250 टाइम्स है, 250 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो जो ये ब्लड में गए सारे ऑक्सीजन को वहां से डिस्प्लेस करता है और खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यूज में जाता है, वहां हाइपोक्सिया करता है, इट कैन लीड टू डेथ। हाँ, उससे पहले बचा सकते हैं उसको तो, लेकिन उससे पहले जब एक बंदा हो गया उसी के जिनके सबों की सेंसोरियम काम होके फाइनली डेथ लीड्स टू डेथ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, चूंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सर्दी भी होती है और जाहिर तौर पर लोग इससे बचने के लिए ये आलात इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि अगर ना हो तो बेहतर है, लेकिन अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे आपने साइंस कहा कि ये साइंस है, तो इससे पहले कि वो साइंस उन्हें पता चले उससे पहले क्या तदबीर वो अपना सकते हैं जिससे वो बच सकते हैं? अगर आपने ये गैजेट्स यूज करने भी हैं तो इनमें वेंटिलेशन बहुत, देखो यहाँ गैस की बुखारी हम यूज करते हैं उसका कोई वेंटिलेशन नहीं होता है। बहुत सारे लकड़ी के गैजेट्स होते हैं, लकड़ी भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ये मिसकंसेप्ट, तो उसमें भी वेंट नहीं होता है। हम लगाते हैं, अंगीठी जला दी, वो करके आप आपने अब ये चीजें यूज करनी है, एक एग्जिट इनका अच्छी तरह होना चाहिए जो बाहर जाता है, ताकि जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड जाए, क्योंकि लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड करता है कितनी रूम में बढ़ गई और आपको उससे क्या मसले होंगे। सो अगर आप ज्यादा उसमें अच्छी वेंटिलेशन होगी वो सारा धुआं बाहर निकलेगा और उसका थोड़ा इंक्लिनेशन अप देना होता है, जो ट्यूबिंग होती है जो वेंट की, उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी वापस बाहर जाएगा और यू कैन हैव फ्रेश एयर, तो उससे हम बचा सकते हैं। और जो ही हेडेक स्टार्ट हुई आपने ये सोचना चाहिए कि मुझे अभी कदम उठाना है डिजास्टर से बचने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो चीजें होती हैं स्टेप बाय स्टेप वो आपके कंट्रोल में शायद ना हो, तो इसी वजह से प्रेशियस लाइफ और जितनी जल्दी अगर आपको हो अपने आप को बचा सकते हो, यू शुड मूव आउट ऑफ द हैजार्ड एरिया, पहले अपने आप को बचाना है वहां से। डॉक्टर साहब चूंकि वेंटिलेशन के हवाले से बात आई है तो जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ही बात हो रही है, तो ताहिर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि वेंटिलेशन या इंसुलेशन वगैरह जो होती है रूम में, क्या हम आज के दौर में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर्स तामीर कर रहे हैं जिनमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और क्या आज के दौर में हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार कर रहे हैं जहां पर इन हीटिंग के जो गैजेट्स हैं, जो आलात हैं, उनका कम इस्तेमाल हो सके ताकि ये सारी चीज़ें पैदा ना हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमें बुनियाद से इन चीज़ों के ऊपर पहले बात करते हैं कि इंसुलेशन और ये जो कंस्ट्रक्शन है कि इंसुलेशन कैसे हो सकती है, कि ये अडाप्ट लोग कैसे कर सकते हैं। हम एक बेसिक कंफर्ट जोन में है कि जो हमारा पुराना कंस्ट्रक्शन मेथड था वो कैसा था, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट जो हम आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये इंसुलेशन, डबल ग्लेज्ड विंडोज, या ये सारी चीज़ें कब अडाप्ट हुई? ये अब हम अडाप्ट कर रहे हैं, जब हमारे सामने इंसिडेंट्स आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि इन चीज़ों की नीड है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर हम पुराने स्ट्रक्चर्स की बात करें वो इंसुलेटेड थे जस्ट बिकॉज ऑफ XYZ मटेरियल्स, हम लिविंग स्टैंडर्ड भी वैसा ही था। अभी लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है, हमें बहुत सारी चीज़ों को अडाप्ट करने की ज़रूरत है। उसमें सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है, उसमें हमारी सेफ्टी भी आती है। हमारे घर विंटर्स में फ्रिज बन जाते हैं, सिर्फ एक कमरा हमारे पास होता है, दैट इज हमाम। एक बंदा बहुत सारा पैसा खर्च करता है और लास्ट में उसके पास बचता है विंटर में हमाम। क्या फायदा इतना खर्च करने का? हमारे पास प्रॉपर वॉल इंसुलेशन है, हमारे पास डबल ग्लेज्ड विंडोज हैं। आप प्रॉपर MEP का इस्तेमाल करके आपका जो हीटिंग सिस्टम है अंदर का ऐसा जनरेट कर सकते हो कि ड्यूरिंग विंटर्स आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे इतना लोड पड़ेगा, ना ही ऐसे इंसिडेंट सामने आएंगे। लेकिन इसमें हमें सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट्स नॉट लाइक I'm being a designer, I can guide my client to some extent. At the end उसके पॉकेट पे फर्क पड़ेगा। हम एक कॉमन मैन के एतबार से अगर सोचेंगे, वो अपनी जेब पे नजर डालता है, उस समय वो बोलेगा कि चल ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर
₹10 में बन रहा है, चलो 12 तक तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन 15-20 रुपए मैं नहीं कर सकता। तो वहां पर जो सेफ्टी कंसर्न और बाकी सारी चीजें ना वो सोचता भी नहीं है। देखिए, सिस्टम को ये समझने की जरूरत है कि हम अगर किसी बिल्डिंग की परमिशन देते हैं, रेजिडेंशियल की परमिशन देते हैं, उसमें किस पैरामीटर को हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिडर करना है। ये सेफ्टी, जैसे सर ने कहा, फायर, वो हमारे कितने घर ऐसे हैं कि जिनमें फायर सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, जिसमें एमईपी का प्रॉपरली ख्याल रखा जाता है। सर ने कार्बन की बात की, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कितना कार्बन एमिशन होता है और आफ्टर कंस्ट्रक्शन वो बिल्डिंग कितना कार्बन छोड़ती है, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। एंड आई थिंक कि आजकल के दौर में हमारे कश्मीर में अगर हम देखें कि डिफॉरेस्ट्रेशन कितना हो गया, हमारे पास उतने प्लांटेशन है नहीं, उतनी वेजिटेशन है नहीं हमारे पास, हर जगह बिल्डिंग्स है, तो कार्बन कितना एमिट होता होगा। और जो बिल्डिंग्स बन रही है हमारे पास, वो कितना प्रॉपर कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रही है एक आम आदमी के लिए। नोबडी इज टेकिंग केयर अबाउट दैट। एज अ डिजाइनर वी कैन जस्ट suggest our people that go for these segments, इन पैरामीटर्स पे ध्यान दे दो, बट until and unless एक प्रॉपर सेगमेंट, एक सिस्टम इसके ऊपर बैकग्राउंड में काम करे, ये सिस्टम एक आम आदमी अडाप्ट ही नहीं कर सकता। जैसे हमें पता है गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, जब तक ये लाइसेंस नहीं होगी मेरा चालान कटेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरीके से एक घर बनाना, एक बिल्डिंग बनाने से पहले ये एक कॉमन मैन के जहन में होना चाहिए, अगर मेरे पास ये परमिशंस नहीं है, मैं ना घर बना सकता हूँ ना मैं बिल्डिंग बना सकता, ना ही उसके बाद फिर ये फायर का जो भी इंसिडेंट है ये सारी चीजें होंगी, ना ही फिर कार्बन एमिशन का इतना ज्यादा इंसिडेंट होगा। दैट इट all depends on the system and that's it. जुबैर साहब, चूंकि आप भी ग्राउंड सिचुएशन मॉनिटर करते हैं, आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो हमें बताइएगा कि इस तरह के जब वाक़ात होते हैं तो आपको लगता है कि बेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या लोगों में इस कदर इन चीज़ों की बेदारी नहीं है? जैसे अभी इन दोनों डॉक्टर साहिबान ने बताया और ताहिर साहब ने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रख सकते हैं। तो ग्राउंड सिचुएशन पर जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप इस तरह के हादसात को रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि उनमें इस तरह की जानकारी है? बिल्कुल, जब भी हम इस तरह की खबरों को देखते हैं, अव्वल तो पहला रिएक्शन सबका यही रहता है कि नहीं होना चाहिए था, अफसोस। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये वो वाला मामला हो जाता है। आप देखें, जैसे फायर एंड इमरजेंसी महकमा की बात करें या आर्किटेक्चर की बात करें, जिस तरह इन्होंने फरमाया, डॉक्टर साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया, इन तीनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे ना, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन आपको नजर आएगी और वो है बेदारी, लोगों में जानकारी उस चीज़ की खोनी। लेकिन आज के टाइम पे हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं, हम एडवांस होते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है, अब वो पुराने चीज़ें रही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे बीच में उस तरह की जानकारी लोगों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं महकमा फायर एंड इमरजेंसी के ही आग लगने की वाक़ात को अगर आप देख लें, तो महकमा में भी बाज़ाबिता तौर पर एक प्रोविज़न होता है कि आप लोगों को इसके बारे में बताइए, जितनी ज़्यादा हो सके आप इसमें अवेयर लोगों को करिए। हालांकि पिछले कई वक्त से हमने देखा कि आकर साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव में लिए भी लोगों को, और वक्तन फ़वक्तन हम मीडिया के ज़रिए ही या बाकी चीज़ों पर कई हमारे डॉक्टर साहिबान हैं वो इन चीज़ों से लोगों को आगाह करते हैं, या नए जो हमारा फ़न तामीर है उसके ताल्लुक से बात हो रही है। लेकिन जब तक ना हम लोगों में इस चीज़ की जानकारी आम कर पाएँ, जब तक ना हम उन्हें, एक हो गई जानकारी आम करनी, दूसरा होता है कि उन्हें उस चीज़ के लिए कायल करना। क्योंकि आज एक छोटा बच्चा है, उसको भी पता है कि आग लगने का खतरा है, या उसको भी पता है वेंटिलेशन कमरे में होनी चाहिए, लेकिन पता होने के बावजूद वो उसमें प्रैक्टिकली कितना कर रहा है, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी देने के साथ साथ उन्हें उस पर अमल पैरा कराने की जानिब भी राग़िब करना जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। जितनी भी रिपोर्टिंग्स हमने की हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि उनके घर में वेंटिलेशन का इंतज़ाम होना चाहिए, या ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि कमरा पूरा बंद नहीं होना चाहिए और इसमें सफोकेशन का खतरा है। ये सारी चीज़ें लोगों को पता है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकली लोग नहीं कर रहे, क्योंकि समाज हमारी सोसाइटी अभी उस तरीके से बेदार हुई नहीं कि इन चीज़ों को वो उतना सीरियस तरीके से ले और उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी ये बैन महकमा जात में, इसमें कहूँगा, इसमें हमारा जो इतलाती आमा का महकमा है उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी तरह फायर एंड सर्विस की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर आप बात ले लें, या दीगर जो इससे जुड़े दीगर महकमा जाते हैं, सबको एक कलेक्टिव एफर्ट कर लोगों में ये शऊर पैदा करना होगा कि बर्फबारी तो ठीक है, सयाह वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं तो ठीक है, आए खूबसूरती को देखें, लेकिन हमें इस खूबसूरती को आने वाली नस्लों के लिए भी बचा के रखना है और इस खूबसूरती के चलते अपनी जानो माल की हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा कि सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता है या हमें अवेयरनेस नहीं है, तो
मौसम सरमा चूँकि चल रहा है और आग की वारदात हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें हम आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आग की वारदात पेश आ रही हैं। तो इस हवाले से आपका महकमा जो है वो क्या काम कर रहा है और अवेयरनेस के हवाले से क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जितने भी ये फायर इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो है एलपीजी लीकेज का जिक्र करेंगे, इस वजह से फायर इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का जिक्र करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। दोनों फ्रंट्स में हम काफ़ी पीछे हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे डायरेक्टर सर ने 2022 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और इंस्टेंटली एक हिदायत जारी की कि हमें फायर अवेयरनेस, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना है। और तब से लेके अब तक हमने लगभग 10,000 से ज़ायद जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस हर जगह कराए हैं और लगभग 10 लाख के अराउंड जो लोग हैं उनको ट्रेन किया है। इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जैसे उन्होंने कहा, मतलब बेदारी की ज़रूरत है। हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं। जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एज़ पर एनबीसी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है एज़ पर द स्पेसिफिक ऑक्यूपेंसी, उनको कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है जिनसे ये आग लगने की वजूहत सामने ना आए। दूसरा, जैसे लाइफ सेफ्टी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि लाइफ सेफ्टी इज़ द पार्ट ऑफ फायर सेफ्टी। कहीं पे आग लगती है, अगर उस बिल्डिंग का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है, एग्जिट्स चोक्ड है, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो अफराद अपने आप को कैसे सेफली इवैक्यूएट कर पाएं, ये चीज़ें भी फायर सेफ्टी में देखी जाती है। ये चीज़ें भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बताते हैं। फायर प्रोटेक्शन के हवाले से जैसे हमारे पास कौन से ऐसे मेजर्स होने चाहिए अगर ये फायर इंसिडेंट्स तब भी होते हैं तो हम इनके साथ कैसे डील करें, हम ऐसी आग को कैसे इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर सकें। जैसे हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, होज ड्रिल होज होना चाहिए, वेटराइजर होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी हमारी फायर सेफ्टी नीड्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बताते हैं। और खासकर जो एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल है या जैसे कॉमन जो हाउस होल्ड फायर्स है, जैसे एलपीजी के कारण जो लगते हैं, जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण लगते हैं, लोगों को इन चीज़ों के बारे में आगाह किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि रिसेंटली भी हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि ज़्यादातर जो फायर इंसिडेंट्स अभी हम देखते हैं खासकर कश्मीर में, वो ज़्यादातर जो है रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो अब हमारा जो शिफ्ट ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स का जो ये है माहौल है, हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एट द कम्युनिटी लेवल, जहाँ पे हम कम्युनिटी लेवल पे लोगों को असेंबल करेंगे, क्योंकि ये फायर इंसिडेंट वहाँ से शुरू होते हैं। तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अभी पाइपलाइन में हैं। मैंने रिसेंटली भी इंचार्ज साहिबान जो हमारे फायर इमरजेंसी सर्विसेज के हैं, तो उनसे बात की थी कि आप अपने एरियाज़ में जो आपके जो प्रेसिडेंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ मिल के एक कम्युनिटी हॉल डिसाइड कीजिए, वहाँ पे आप ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उनको शेड्यूल कीजिए। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में लोग शिरकत करेंगे और फायर को कंट्रोल करने के तदाबीर सीखेंगे, मुझे लगता है कि ये फायर इंसिडेंट्स या तो हम इनको कम कर सकते हैं, या अगर ये इंसिडेंट तब भी होते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट reduce fire incidents to zero, but we can definitely minimize the loss of life and property। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोग ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे, बहुत सारा नुकसान जो है जो अभी हो रहा है, इस नुकसान से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो कि अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही है, तो हमने ये भी देखा है कि विंटर्स जैसे ही वादी कश्मीर में दस्तक देते हैं, उसके साथ साथ कुछ अमराज हैं जो पैदा हो जाते हैं, जैसे दिल के अमराज हैं, उनमें काफ़ी इजाफा हो जाता है, या बच्चे बुजुर्ग इसका शिकार हो जाते हैं, उनका चेस्ट जो है इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमें बताइएगा कि सर्दियों के मौसम में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए, ख़ास तौर पर बच्चे या बुजुर्ग जो हैं और वो लोग जो दिल के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, वो किस तरीके से बच सकते हैं, डाइट वगैरह क्या प्लान कर सकते हैं? देखिए, विंटर की आमद के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ रिलेटेड हो जाती हैं। उनमें एक फ्लू सीजन एक होता है स्टार्ट, फॉल ऑफ समर, जब विंटर स्टार्ट होता है उसके साथ एक फ्लू सीजन स्टार्ट हुआ। इस साल का फ्लू सीजन थोड़ा टफ था, क्योंकि जो वायरस होते हैं ये म्यूटेट कर जाते हैं। अब आपने वैक्सीन बनाई है, वो कवर करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेट करता है। वायरस इफेक्टिव होता है लेकिन पूरा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसमें एक चीज़ है कि अब जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जिसमें हम एल्डरलीज होते हैं, 65 से ऊपर या छोटे बच्चे, ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इनको वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी होता है, फ्लू वैक्सीन, ताकि ये फ्लू जो सीजन आएगा इससे प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद और वायरस आते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, बात कर रहे हैं, क्या ये लगते हैं सर्मा के मौसम में, या पेरेंट्स या जो बच्चे हैं उनको ले जाना पड़ेगा? ये सीजन में अवेलेबल होता है,
नॉर्दर्न हेमस्फीयर में अलग, साउदर्न हेमस्फीयर में अलग, क्योंकि फ्लू सीजन डिफरेंट होता है उधर, हमारा डिफरेंट होता है। हमारा सितंबर के स्टार्टिंग मिड से स्टार्ट हो जाता है यूजुअली, इट कैन डिफर, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो उस टाइम वैक्सीन लगाना चाहिए, 2 हफ्ते इम्यूनिटी डेवलप होने में लगते हैं। ये तो एक पहलू है, इसका प्रिवेंटिव पहलू है। दूसरा पहलू है कि इंसान अपने आप को अच्छी तरह क्लैड करे, कपड़े अच्छे पहने, उससे आपको गर्मी भी मिलेगी और आप बीमारियों से महफूज भी रहोगे। आपको मफलर पहना होगा, ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी। ठंडी हवा में क्या होता है, ये ड्राई होती है, ड्राई एंड कोल्ड, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती है, उसमें फिर और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ बुजुर्गों में कुछ सीओपीडी या कुछ अमराज होते हैं छाती के, जो विंटर में ज्यादा एक्सरबेट कर जाते हैं। और बच्चों में वायरस की वजह से उनकी जो नाली होती है सांस लेने की, वो छोटी होती है, और थोड़ा सा इन्फेक्शन उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है। तो एक तो ये है। दूसरा, कपड़े बहुत अच्छे पहनने हैं, अपने आप को वार्म रखना है, गैप मेंटेन करनी है। अगर कपड़ों की बात करते हैं कि कपड़े बहुत अच्छे पहनने हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद बहुत ज्यादा पहनने हैं। एक इंसुलेटेड लेयर होना चाहिए, अंदर वार्म कपड़े होने चाहिए, एक स्वेटर, वार्मर, ऊपर से इंसुलेटेड जैकेट या फेरन वगैरह मोटा पहनते हैं आप, वाटर बोटल्स वगैरह का या इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट वगैरह छोटे छोटे, आपका हमाम होता है वो। और अगर आपने क्लोज स्पेस में रहना है, थोड़ी गैप मेंटेन करनी है। गैदरिंग्स में जाना है, मफलर या कुछ पहनना है। और अगर आप खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो गया किसी को, उसको दूसरों को नहीं फैलाना है, उसको खुद ही अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर छींक कहीं पे आए, उसको हाथ में नहीं करना है, एल्बो के आसपास यहाँ पे करना है, और फ्रीक्वेंटली सैनिटाइजर वगैरह यूज करना, ताकि आप दूसरे बंदे को इन्फेक्ट ना करो। और आपने डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम विंटर में पानी कम पीते हैं, हालांकि विंटर ड्राई होता है हमारा, अभी बहुत ड्राई है, तो हाइड्रेशन चाहिए हमें इन्फेक्शन से बचने के लिए। फ्रूट, यहाँ किसी को जुकाम नजला खांसी होगी, पहले फ्रूट बंद करता है ना, बिके सब्जी बे फ्रूट एंड इट हैपेंड नाउ। सो फ्रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रूट आपको चाहिए, जिससे आपको वायरस के साथ एक इम्यूनिटी बन जाए, वायरस को लड़ने के खिलाफ आपके बॉडी में इम्यूनिटी हो जाए। और अगर खुदा रखा से ज्यादा बीमार हो गए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि मोस्टली एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं, ये वायरल डिजीजेस होते हैं, आप एंटीबायोटिक खाते हैं, उससे मसला और बिगड़ जाता है। सो जो ही आपको लगे कि ऐसे प्रॉब्लम होगी, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और ऐसे हादसा खुदा न खास्ता अगर हो गए, तो उनमें जल्दी मेडिकल एड लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट की से आप पेशेंट को बचा सकते हैं। अगर टाइम पे पेशेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करके आ गया, टाइम पे आपके पास पहुंचे, यू हैव, अगर आप डिले हो गया, यू कैन नॉट। और गिजा के हवाले से क्या आप तरकीब देंगे कि क्या गिजा खानी? विंटर में आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें पहले भी मैंने अपना फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह आपने खाने हैं, मिनरल वाली चीजें जिनमें हो वो खाने हैं। उसके अलावा आपने प्रोटीनेशियस ग़िज़ाएं अच्छी लेनी, और हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी ठीक ठाक पीना आपने, विंटर में ये नहीं कि ठंड है तो मैं पानी कम पीऊंगा। यू हैव टू मेंटेन योर हाइड्रेशन प्रॉपर्ली, सो दैट आपका म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट रहे और इन्फेक्शन कम हो जाए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ फिर से लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों के हवाले से बात हो रही है, बर्फबारी के हवाले से बात हो रही है। तो एक आम चीज़ अभी देखी गई है पिछले कुछ एक अरसे से, कि जब बर्फबारी होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि आज के जो डिज़ाइंस है, फ्लैट डिज़ाइंस, हम उनकी जो छतें हैं, मकानों की छतें हैं, वो फ्लैट रहती हैं, या बहुत सारे डिज़ाइंस अब नए आए हुए हैं। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि बर्फ़ का जो बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और हमने इस तरह के वाक़ात भी देखी हैं जहाँ पर बर्फ़ के बोझ से इनकी छतें जो है दब गई और बहुत सारे हादसात पेश आए। गुज़िश्ता 1-2 सालों की अगर हम बात उठाकर देख लें, न्यूज़ उठाकर देख लें, तो कई सारे इस तरह के केसेस रोनुमा हुए हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, और इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखिए, आजकल एक ट्रेंड है ओपन टेरेसेस का, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं वो सब चीज़ें, तो वहाँ पे बर्फ़ एक्यूमुलेट वगैरह हो जाती है। उसका एक प्रॉपर सिस्टम है कि अगर ओपन टेरेस वगैरह करना है, बनाना है, उसका प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है कि हम किस तरीके से एक इंजीनियरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके उन रूफ्स को डिज़ाइन करते हैं, ताकि ड्यूरिंग रेन, ड्यूरिंग स्नो वो कोलैप्स ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजिडेंशियल मोस्टली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और उसमें क्या है कि स्नो लोड का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। अब अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते हैं, खुद से ही कराते हैं, जैसे हमारी आदत है किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है ये कारपेंटर है मोहल्ले का, चलो ठीक है लाया, विदाउट टेकिंग एनी प्रोफेशनल हेल्प, तो ऑब्वियसली बात है ही डजंट
नो कि इस पे स्नो लोड कितना है, वो कुछ नहीं कैलकुलेट करता, एंड ही जस्ट नोज हाउ टू बिल्ड द रूफ एंड दैट्स इट। ड्यूरिंग स्नो लोड उसको नहीं पता कौन सा मेम्ब्रेन कहाँ पे वीक है, क्या है, वो पूरा का पूरा लैप्स हो जाता है उस टाइम पे। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी अभी नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उनको कंपलसरी है कि वो एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, प्रॉपरली अपने घर को डिज़ाइन कराएं, चाहे फ्रॉम प्लिंथ टू द रूफ टॉप। अगर कोई ओपन टेरेस के लिए भी जाना चाहता है, हमें फिर अक्सर ये देखना पड़ता है कि हमारे जो सीलिंग्स है वो लीक कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपरली वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल, इंसुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है कि मैं अगर अंदर कमरे में हूँ, लीकेज ना हो, हीट लॉस ना हो, ये सब चीज़ें, मेरी बिल्डिंग जो है ये प्रॉपरली वो स्नो लोड ले पाए, एक प्रोफेशनल ही उनको हेल्प कर सकता है। नॉन प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सेल्फ मेडिकेशन से क्या होगा, हमारा अपना ही नुकसान होगा। सेम थिंग हमारे में भी है। अगर आप सेल्फ बिल्ड कर रहे हैं, चूंकि हम गांव देहात में अगर देखें, ओपन टेरेस की बात करें या फ्लैट जो छतें हैं उनकी बात करें, वो वहाँ पर नामुमकिन सा कंसेप्ट लगता है, क्योंकि गांव देहात में हम आज भी देखते हैं कि बर्फबारी जब होती है तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो उस बीच गांव देहात के जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा, किस तरीके से वो अपने हाउस को जो है तामीर कर सकते हैं ताकि उनकी छतें जो है वो मजबूत रहें? देखिए आप कहीं भी की भी बात करें, हर कोई जानता है कि इस चीज के लिए एक प्रोफेशन है जो कि इन चीजों को डिजाइन करता है। अगर वो इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं और मैं ऐसे ही उन्हें गाइड करूं, कुछ सेगमेंट तक मैं तो उनको गाइड कर सकता हूं ऑन कॉल या कोई भी किसी भी मीडियम के थ्रू, तो कुछ हद तक वो सेफ हो सकता है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी, चाहे वो गांव में हो, कहीं पे भी हो, शहर में हो, कि एक प्रोफेशनल की हेल्प लें और वो अपने घर को अकॉर्डिंगली डिजाइन कराएं। अब जो घर बने हुए हैं उनको भी अगर उन्हें लग रहा है कि ऐसा कि नहीं हमारा रूफ वगैरह है ये कमजोर है या कोई भी ऐसी चीज उन्हें महसूस हो रही है, उस टाइम पे भी कंपलसरी है कि वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट करे और जैसे पहले ही हादसा होने से पहले ही वो उन चीजों को ठीक करा सकते हैं। एंड जस्ट प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, नथिंग एल्स। जुबैर साहब, इससे पहले भी आपने कहा कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग ये सब जानते हैं लेकिन उसके बावजूद वो उस पर अमल नहीं करते हैं। अभी जो हमारे बाकी पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की, दिल के अमराज की बात हो या फिर बाकी जो डॉक्टर साहब ने भी अभी बात की कि किस तरीके से हम वो कोशिशें कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को कम किया जा सके। और आप कैसे देखते हैं एज ए ग्राउंड रिपोर्टर कि लोगों के दरमियान जाते हैं जब ये सारी हादसात पेश आते हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने इससे पहले कंसल्ट किया होता है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट को, या जो ऑडिट्स वगैरह होते हैं, फायर ऑडिट्स होते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, या फिर ऐसे ही कहीं पर भी जहाँ उनका दिल चाहा मकान बना लिया, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा? ग्राउंड लेवल पर जब आप काम करती हैं तो इस तरह के जो चीज़ें हैं आप देखते हैं, हमें बताइएगा कि कहाँ पर लोग जो हैं वो मिस करते हैं इन सारी चीज़ों को? सबसे बड़ी चीज़ इसमें निकल कर ये सामने आती है कि हमारा माइंडसेट अभी उस तर्ज पर ढला नहीं है। जैसे आर्किटेक्चर की ही अगर हम बात करें, आज भी आप गांव देहात को छोड़ दीजिए, सिटी की ही बात करिए, बेशतर मकानात की जो डिज़ाइन है रवायती तौर पर जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, हमारा चाहन आ जाता है, हम उससे पूछते हैं सर ये चढ़ाना है, वो ऐसी ज़ुबानी आपको बता देगा, वही कंसल्टेशन करके हम अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। यही चीज़ सिर्फ सिटी नहीं बल्कि गांव देहात में चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट अभी उस जानिब ढला नहीं है, एक सबसे बड़ी चीज़ वो है। और साथ ही हमारे दूर दराज के जो इलाका जाते हैं वहाँ अनगिनत मसाइल व मुश्किलात थे, लोगों का तर्ज रहन सहन जो है वो कदरे सिटी के मुकाबले में मुख्तलिफ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका अंदेशा भी नहीं होता है। जानकारी तो अगरचे महकमा की जानिब से एडवाइजरी दी भी गई होती है लेकिन उस एडवाइजरी को भी फिर फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन एक जानिब वो मजबूरी भी होती है। आप देखिए बेशतर हमारी जो शाहराहें हैं वो सरमा के दौरान बंद रहती हैं, और आज तो खैर वैसा होता नहीं, लेकिन माजी की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर का बैरून रियासतों के साथ रब्ता 2-2 महीने 3-3 महीने तक मुनक़ता रहता था। तो आज अगरचे रब्ता उतना मुनक़ता नहीं रहता लेकिन फिर भी दूर देहात में उस तरह की सूरत हाल आज भी देखने को मिल रही है। अच्छा, कई हमारे दूर के इलाके जाते हैं जहाँ 6 महीने का राशन आपने इजाफी तौर पर वहाँ पे डंप करना है, तो उसके लिए भी फिर महकमों को काम करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही सड़कों की हालत बड़ी नागुफ्तबे हो जाती है। एक तो हो गई बड़ी शाहराहों की बात हम करते हैं, लेकिन दीगर जो गली कोचे हैं या तमाम वो जो तहसील सदर मकामात को आपस में जोड़ती हैं या ज़िला हेड क्वार्टर से जा रही होती हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी पेश आती हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे घुमा
फिर आकर बात वहीं पहुंचती है कि अव्वल तो माइंडसेट चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें पता होने के बावजूद भी उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट उस जाने माइल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। और इसमें एक मरतबा फिर मैं कहूँगा कि ये एक महकमे का काम नहीं, एक फ़र्द का काम नहीं, बल्कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें मुख्तलिफ महकमा जात को मिलकर सामने आने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारे मुख्तलिफ महकमा जात हैं, हमारी रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाली अंजुमनें हैं, या इनफरादी तौर पर काम करने वाले एक्टिविस्ट्स हैं। तो जब तक ना ये सारे मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे तब तक हम इस चीज़ पर काबू नहीं पा सकते और इस माइंडसेट को भी चेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि तंग गलियां हैं या सड़क ऊंचे जो है वो पार्किंग से कभी बंद रहते हैं, हमने अक्सर बेशतर देखा है कि डाउनटाउन हो या फिर दूर दराज इलाका जात हो जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और फिर रास्ता वहाँ बंद हो जाता है। तो ऐसे में आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से इन मकामात पर पहुँचता है, और मकान बनाने से पहले क्या उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जैसे सेफ्टी ऑडिट्स हैं या बाकी चीज़ें जो उससे पहले देखनी होती हैं, या जो गैप होती है, उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर जब आग लग जाती है तो सबसे पहले जो वहाँ के रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, वो क्या तदाबीर अपना सकते हैं इस पर काबू पाने के लिए? देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि जब भी बर्फबारी होती है, ऑब्वियसली जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का पेश आते हैं, क्योंकि हमारा जो फायर टेंडर है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, और जब बर्फबारी होती है तो हमारे फायर टेंडर को एक्सेस नहीं मिलता है। तो इस सिलसिले में चूंकि ये प्रॉब्लम हर साल हमें पेश आती है, तो उसके जो स्ट्रेटजीज़ है, जो सोल्यूशंस हैं, वो हमें पता होती है। हमारा जो कंट्रोल रूम होता है जो 24/7 है, वो कॉन्स्टेंटली इन टच विद जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो स्लो क्लियरेंस का काम करता है, उनके साथ हम कंटिन्यूसली इन टच होते हैं। जो क्रिटिकल लेन्स वगैरह होती हैं हमको पहले ही क्लियर अप करके रखते हैं। अब इसमें कुछ एरियाज ऐसे भी है जो फार फ्लंग है, जो आइसोलेटेड रहते हैं जनरली, वहाँ पे भी हमने टाइम टू टाइम उन चीज़ों को, उन ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनकी मैपिंग हो चुकी है, और वहाँ पे भी हमने टाइम टू टाइम जो है पिछले साल से ही डायरेक्टर सर की डायरेक्शन पे हमने वहाँ पे स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज में लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ तो करते हैं, उनके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे उनके पास जो है पंप्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जो वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल कैसे फायर फाइटिंग में कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी गई है। हमने वहाँ के जो लोकल वॉलंटियर्स है उनको भी ट्रेन किया है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, उनको जो भी मुश्किलात पेश आते हैं वो हमारे कंट्रोल रूम के साथ शेयर करते हैं। बाकी जब भी बर्फबारी होती है हम टाइम टू टाइम जो है अपने स्टेशंस को डायरेक्ट करते हैं कि आप जो एंटी स्किड चेन्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, ताकि हिली टेरेन में खासकर जो स्लिप वगैरह होने का खतरा है, जिससे हमारे फायर टेंडर्स को चलने में मुश्किलात पेश आते हैं, वो मुश्किलात पेश ना आए। दूसरी बात जो आपने कही, जैसे फायर सेफ्टी ऑडिट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज की डिफरेंट फायर सेफ्टी नीड्स होती हैं। हमारे रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर की जो सेफ्टी नीड्स है वो डिफरेंट है देन द इंडस्ट्रियल टाइप ऑक्यूपेंसी, जहाँ पे बहुत खतरनाक केमिकल्स या बहुत सारे खतरनाक फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम कंबस्टिबल रिस्क देयर इज ऑल्सो एक्सप्लोसिव रिस्क। तो ये चीज़ें हमें ऑडिट से ही पता चलती है। तो मैं आपके मीडियम के थ्रू फिर से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी के डिपार्टमेंट के पास करंटली एनफोर्समेंट पावर्स नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपकी कोई भी ऑक्यूपेंसी हो, आप उसका जो टाइम टू टाइम है फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं, क्योंकि ऑडिट में ही ये चीज़ें आपको समझ आएंगी कि आपके पास कौन से फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। और इस साल मैं आपको बता दूं कि हमने लगभग 3728 फायर सेफ्टी ऑडिट्स जो है डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज में किए हुए हैं, और आइंदा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम और ज़्यादा फायर सेफ्टी ऑडिट्स कराएंगे, ताकि ये जो हमारी ऑक्यूपेंसीज हैं ये सेफ रहें। बाकी जैसे आप जानते हैं कि कंटिन्यूसली देयर इज रैपिड अर्बनाइजेशन, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स का जो अभी दौर चल रहा है, जहाँ पे बिल्डिंग्स जो है 15 मीटर से ज्यादा है, वहाँ पे भी जो है रोबस्ट फायर फाइटिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे हम उसमें एक्सटर्नल फायर फाइटिंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अभी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज इट्स अ लो राइज, यहाँ पे आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं तो फायर डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचता है, फायर फाइटिंग करता है। बट इन केस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, बोथ फायर फाइटिंग एक्सटर्नल एंड रेस्क्यू इज अ चैलेंज। ऑल्दो डिपार्टमेंट के पास अभी हाईटेक इक्विपमेंट्स है, वी डू हैव हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जा सकते हैं और एक्सटर्नल फायर फाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज वी रिलाई मोर ऑन द इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम। तो वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, स्प्रिंकलर सिस्टम, हमें प्रेशराइजेशन, कंपार्टमेंटेशन, ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं समझता
हूं कि लोग अगर अपने ऑक्यूपेंसीज का फायर ऑडिट करेंगे तो बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स को हम कम कर सकते हैं। अब रहा सवाल इसमें जैसे हमारा रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, क्योंकि अमूमन के नारवजी गश्त क्रूल खन कहें तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी प्रिपरेशन, जो मैंने पहले भी कहा कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस से भी बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स में जितना नुकसान होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी कहीं पे फायर इंसिडेंट हो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि फायर सर्विसेज को कॉल करना है, क्योंकि हमारा जो अमला है इट इज़ कम्युनिकेशन डिपेंडेंट। तो जब तक आप हमें इतला नहीं देंगे हमें नहीं समझ आएगा कि वहाँ पे जो है फायर इंसिडेंट हुआ है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है, आप 101 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसको इंस्टेंटली आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। ये कॉल जो है हमारे कंट्रोल रूम पे चली जाएगी। बाद में लोगों का कोऑपरेशन हमें जब हमारी गाड़ी जो है स्टेशन से बाहर आती है वहाँ पे हम ट्रैफिक कंजेशंस देखते हैं पीक आवर्स में, वहाँ पे भी लोगों से रिक्वेस्ट है आप फायर टेंडर को रास्ता दे। जब हम स्पॉट पे पहुँचते हैं कई बार हम रॉन्ग पार्किंग्स देखते हैं, वहाँ पे फिर ऐसे व्हीकल्स को हटाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होता है कि अगर ऐसी रॉन्ग पार्किंग्स आपने की भी है लेकिन जो ही आप फायर इंसिडेंट देखें आप कोशिश करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जब तक अमला पहुँचता है उससे पहले ही आप ऐसे जो व्हीकल्स है उनको वहाँ से हटाएं, ताकि जब फायर इमरजेंसी सर्विसेज स्पॉट पे पहुँचेगा वो अपना फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू करेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो इसमें है, बहुत सारे एरियाज में हम देखते हैं देयर इज पब्लिक इंटरवेंशन ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशन। हम देखते हैं कि जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो इंस्टेंटली लोग सोचते हैं कि हम फायर फाइटिंग खुद कर सकते हैं, बट आई मस्ट टेल यू इट्स अ वेरी प्रोफेशनल जॉब, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट फायरमैन या लीडिंग फायरमैन पाइप्स उठाकर खुद बिल्कुल तो हमारे जो ग्राउंड ऑफिसर्स होते हैं वो जानते हैं कि क्योंकि हमें कम्युनिटी को सेफगार्ड करना होता है, क्योंकि जैसे डाउनटाउन एरियाज में आग है, एक स्ट्रक्चर में आग है, बहुत जल्दी से 3, 4, 5 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वहां पे चूंकि हर किसी फायर इंसिडेंट का एक गोल्डन पीरियड होता है, लोग जितना कम हमें डिस्टर्ब करेंगे उस गोल्डन पीरियड में हम बहुत ज्यादा नुकसान बचा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंटरवेंशन दे कैन कोऑपरेट विद अस, दे कैन शो अस नियरेस्ट वाटर सोर्सेज, दे कैन हेल्प अस इन इवैक्यूएशन। मुझे लगता है कि इफ पीपल will cooperate with fire and emergency services, it will only make our job easier. और आकिब साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या हमारे डिपार्टमेंट के पास वो आलात, वो टेक्नोलॉजी इस वक्त अवेलेबल है, उससे लेस हैं वो, जिससे जो बड़े बड़े हादसा थे, जैसे हमने कहा कि बड़ी बिल्डिंग्स में आग लग गई या कहीं रिहायशी मकानात में आग लग गई जहाँ पर गैप बहुत कम है, तो उस चीज़ से निपटने के लिए क्या हमारे पास वो आलात हैं, और हैं तो कौन से हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पर? देखिए, जैसे आपने बताया कि कंटिन्यूसली जो है अर्बनाइजेशन होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही हमें बढ़ाना पड़ता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है हाई राइज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही है, फायर सेफ्टी गैप्स कम हो रहे हैं, फायर रिस्क बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें भी जो है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट इस चीज़ को समझता है। हमारे पास ऑलरेडी जो है जैसे मैंने अभी जिक्र किया था हाई राइज बिल्डिंग जिनकी हाइट मोर देन 15 मीटर है, तो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है। वी डू हैव हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स जिनकी जो लैडर होती है वो लगभग 140-150 फीट तक जा सकती हैं। वहाँ पे हम फायर फाइटिंग या रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री में कहीं पे आग है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं, उस टाइम जो हमें फायर टेंडर जो अप्रोप्रिएट होता है दैट इज मल्टीपर्पज फायर टेंडर, जहाँ पे हम फोम का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग फायर फाइटिंग। या इसी तरह कहीं पे एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है जिसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ नहीं हुई है, वहाँ पे हम पानी नहीं फेंक सकते हैं, उस केस में भी हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर टेंडर्स है। तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इज इक्विप्ड विद ऑल द मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स। ऑल वी नीड इज द कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक। अगर लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत सारा नुकसान जो है वो बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि जब इंतहाई बर्फबारी होती है तो गांव देहात हों या बहुत सारे ऐसे इलाकाजात हैं जो कौमी शहरा से मुनक़ते हो जाती हैं, सड़कें जो हैं वो बंद हो जाती हैं, तो इस दौरान घर पर ही वो कौन सी अद्वियात हैं जो रखी जा सकती हैं, जैसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, या खुद से जो हम अपनाते हैं, जो चीज़ें हम अपनाते हैं जिससे हम अपनी सेहत बचा सकें, ख़ास तौर पर ये जो विंटर्स में जो हमें चीज़ें दरपेश आती हैं, जो मुश्किलात में पेश आती हैं, जैसे मैंने दिल के अमराज या बाकी चीज़ें, फ्रॉस्ट बाइट्स वगैरह जो हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने घर पर रख सकते हैं एज अ फर्स्ट एड? ये एक मुश्किल सवाल, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन किसी भी हालत में हो नुकसानदेह होता है। अब अगर किसी को ऑलरेडी
अमराज हैं, दिल के अमराज, छाती के अमराज हैं, उनको डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं दवाइयाँ कि ये आपने लेनी है, वो रेगुलरली लेनी पड़ती है कुछ दवाइयाँ। उनको उसका स्टॉक अच्छी तरह रखना चाहिए अपने पास, ताकि अगर सिचुएशन ऐसी हो गई, बर्फबारी हो गई, डिजास्टर हो गए, तो उस टाइम उनके पास वो दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए जो यूज करें। इसके अलावा अब गांव देहात और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इवन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में बहुत अच्छे डॉक्टर्स तैनात हैं जो बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, और इक्विपमेंट भी वहाँ पे मौजूद है। वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 to 20 किलोमीटर्स उनके अच्छी मेडिकल एड मिल सकती है उस टाइम। हाँ, अब अगर कोई इमरजेंसी हो गई, उसमें यही कि आग वगैरह की वारदात हो गई हमें, या कुछ हादसा हो गया, सबसे पहला इस पे कदम होता है कि हैजार्डस एनवायरनमेंट से बंदे को बाहर निकालना है। चाहे वो स्मोक में फंसा है, चाहे वो आग में फंसा है, चाहे हादसा हो गया, किसी पानी में चला गया, उसको हैजार्डस एनवायरनमेंट से निकाल के बाहर लाना है। फिर टीम्स होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो उसको एक नजदीकी तिब्बी मरकज पे पहुंचाने में जल्दी कर सकते हैं। बाकी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है कि मैं पैरास्टामोल घर में रख रहा हूँ, एंटीबायोटिक घर में रख रहा हूँ, पेन किलर घर में रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजों के सिम्टम्स सेम हो सकते हैं जो कि डॉक्टर ही पहचान सकता है। एक हार्ट अटैक और छाती के मर्ज में सेम सिम्टम हो सकते हैं। आप दवाई खाएंगे वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो आपको डॉक्टर रिकमेंडेड दवाएं आपके पास मौजूद है वो अपने मर्ज के लिए इस्तेमाल करें, और जो भी कुछ हो अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करें। जैसे हाइपोथर्मिया वगैरह, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई किसी को, तो इमिडिएटली वो किस तरीके से बच सकता है? या फिर जैसे अभी हम सफोकेशन की बात कर रहे थे, किसी को सफोकेशन हो गई तो सबसे पहले क्या चीज़ कर सकता है वो, जो अपने घर पे ही कर सकता है, क्योंकि सड़क वगैरह जो है जो बंद होंगी? अगर कोई बंदा हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया है, हाइपोथर्मिया का शिकार यूजुअली नॉर्मल बंदा नहीं होता है, अनलेस कोई कंपेलिंग सिचुएशन आ गई जहां वो फंस गया। अदरवाइज इसमें भी बच्चा या कोई बूढ़ा फंस सकता है जो अपने आप को ठंड के माहौल में से बाहर नहीं निकाला, वरना नॉर्मल इंसान कोई होगा वो उठ के चला जाएगा, गर्म एरिया में बैठ जाएगा। ये कोई छोटा बच्चा फंसता है, दूध पीता बच्चा, उसको कहीं रख दिया माँ ने, वहां टेम्परेचर डिप हो गया, या कोई पैरालिटिक पेशेंट है या कोमा में पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सोच खराब है, तो उन लोगों के लिए खतरा है। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर लेगा। उसको ठंडे माहौल में से बाहर निकालना होता है। जहां बहुत ज्यादा ठंड है उसको एक हीट वाले एरिया में रखें, उसको अच्छी तरह ओढ़े, कमले वगैरह यूज करें। वाटर बोटल्स अगर आपसे हो पाती हैं बहुत ज्यादा, 2 वाटर बोटल्स उसको रखें, और हीटिंग के सेफ गैजेट जितने भी हैं उसके आसपास रखें ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर आप बढ़ा सकें। जब तक एक मेडिकल एड आपके पास आएगी, या इसी हालत में उसको आप शिफ्ट करके एक मेडिकल सेंटर में ले सकते हैं जहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा। दूसरा है कि स्मोक में बंदा फंस गया है। मैंने आपको पहले भी, स्मोक में जब बंदा फंसता है, जब इस हालात में पहुंच जाए कि वो बेहोश हो सकता है। आप अगर वो बेहोश नहीं है, वो आपसे बात करेगा, बात करते करते उसको नींद आती है। अगर इस माहौल से हम उसको बाहर निकालेंगे, जहां धुआं था, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड में वो फंसा था, जब वो उस माहौल से बाहर फ्रेश एयर में आएगा, उसके खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है। लेकिन उसमें 320 मिनट लगते हैं कि जब ये हाफ लाइफ जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉडी से निकलने का। लेकिन इसका तरीका है ऑक्सीजन देने का। अगर कहीं आजकल ऑक्सीजन बहुत घरों में होते हैं, क्योंकि सीओपीडी होता है, बाकी छाती के अमराज हैं, गांव में बाकी जगहों पे कंसंट्रेटर्स हैं। कोविड के बाद कंसंट्रेटर्स काफी लोगों ने प्रिकॉशनरी भी घर में रखे हैं, और जहां भी मेरे कंसंट्रेटर्स को लगा के 100% ऑक्सीजन हम दे नहीं सकते, कि उतना नहीं होगा, वो तो हॉस्पिटल में ही दे सकते हैं। क्योंकि जब हम 100% ऑक्सीजन देंगे, ये हाफ लाइफ 300 इससे नीचे आके 90 पे पहुंच जाता है, कि 90 मिनट में इसको आप सेफ डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद हाइपरबॉरिक ऑक्सीजन होता है, वो बड़े सेंटर्स में होता है, वो 20 मिनट के अंदर अंदर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसलिए आपने उसको ऑक्सीजन देना है, उस माहौल से बाहर निकालना है। हाँ, अगर चोट लगी है, जख्म लगा है, जलन हुई है, बर्न हुआ है, उसका फर्स्ट एड देना है। बाकी मेडिकल सेंटर पे पहुंचने की जल्दी करनी है, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकता है इस चीज की। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, और हमें इस हवाले से हमारी तरबियत करिएगा कि सर्दियों के आयाम जब आती हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो पाइपलाइंस हैं या जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह हैं वो टूट जाती हैं, या फिर पाइपलाइंस जम जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर पर जो नए मकानात बनते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, और लोग किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें अपना मकान बनाने से पहले? ये घूम फिर के वही पे बात आती है कि प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करना
देखिए, इंसुलेशन की बात की थी मैंने। इंसुलेशन सिर्फ वॉल इंसुलेशन नहीं है, ये आपका जो वाटर पाइप्स है उसकी भी इंसुलेशन होती है। आजकल अगर हम देखें, हम कंसील्ड सिस्टम का बड़ा ही वो कर रहे हैं ना, कि हमारा कंसील्ड पाइप्स जा रही है। फर्स्ट मैं एक बात बताऊंगा, जितने भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनमें कंसील पहले रखो ही मत, डक्ट बनाओ और उसको इंसुलेशन कर लो। जितना हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में वॉइड्स प्रोवाइड करेंगे उतना ही वो कमजोर होता जाता है। ठीक है, हम एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई हम कंसील्ड पाइप्स लगाएं, बट देयर इज अ प्रॉपर वे। अगर आपके पास फ्रेम स्ट्रक्चर है देन यू कैन गो थ्रू वॉल्स वगैरह से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो देन आप प्रॉपर डक्ट सिस्टम वगैरह बना सकते हैं। अंडरग्राउंड जो पाइपिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं आजकल जो नए स्ट्रक्चर्स हैं। अब जिसका डैमेज हो गया है या जिसके एक्सपोज्ड हैं, तो हम मार्केट में आजकल देख रहे हैं कि हमारे पास इंसुलेशन पाइप इंसुलेशंस वगैरह अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको प्रॉपर्ली इंसुलेट कराएं ताकि ड्यूरिंग विंटर्स ये सब चीजें अपने आप देखें। जुबैर साहब, हमें ये बताइएगा कि ग्राउंड पर जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं, आग लगने की वारदात हों या सफोकेशन के वाक़ात हों, जैसे अभी आकिब साहब ने बताया कि लोग जो है वो कभी कभी कॉपरेशन नहीं करते हैं। बहुत जगह आपने भी देखा होगा कि लोग जो है वो या तो सबसे पहले फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला है उनके साथ ही लड़ना शुरू हो जाते हैं कि आप टाइम पर नहीं पहुंचे हैं, और उसके बाद अगर वो वहाँ पर काम शुरू करती हैं तो सबसे पहले उनकी पाइप्स लेकर खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे माहौल में आप वैसे एक मीडिया पर्सन किस तरीके से लोगों को आगाह कर सकते हैं कि जब इस तरह के हादसा पेश आएँ तो फायर एंड इमरजेंसी हो या फिर डॉक्टर साहिबान हो, उनके साथ किस तरीके से कॉपरेट किया जा सकता है? देखिए, आकिब साहब का जो महकमा है इस चीज़ को अच्छी तरीके से डील करता है, और मुझे लगता है पब्लिक डीलिंग किसी भी महकमे में हो, सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप पब्लिक डीलिंग में किस तरह पेशेंस अपने आप में रखें। और दूसरी चीज़, किसी के घर में खुदा न खास्ता आग का वाक़या पेश हो तो कहते हैं कि उस वक्त उसकी जो छठी हिस्सा है ना वो काम कर रही होती है ना उसका माइंड काम कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त उसका नुकसान हो रहा होता है। जाहिर है उस वक्त उसका उस तरह का बिहेवियर एक आम सी बात भी है, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, शायद आकिब साहब नाराज़ भी हो जाएं, कभी कभी महकमे की भी कोताही हो जाती है। अब वजूहात बीच में जैसे ट्रैफिक का मैस हो, बाकी चीज़ें हों, बहुत सारी रहें, या हाल ही में हमने एक रिपोर्ट किया था, खैर टंगडा के कुछ इस तरह का एरिया दूर दराज है, वहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई, गाड़ियाँ पहुँची, लास्ट मोमेंट में पता चला कि गाड़ियों में पानी ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें फिर नागुज़ीर। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों का जब हम अहाता करें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, तो कहीं ना कहीं हमें एट द एंड एक तो अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है और साथ ही अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि महकमे को या मुख्तलिफ महकमा जाते हैं, सिर्फ फायर एंड सर्विस की बात नहीं करेंगे, चाहे वो R&B हो, इरीगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, इनको अगर इतनी रकूमात वक्त पर, न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बल्कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कई हमारी मरकज़ी फ्लाई स्कीमें हैं, उनके तहत जो फंड्स वागुजार होते हैं, क्या उन्हें प्रॉपर जिस चीज़ के लिए वो मुख्तस किए गए हैं क्या उसी चीज़ पर उनका इस्तेमाल हुआ है या नहीं। और दूसरी चीज़, कई मरतबा जैसे फ़न तामीर के ताल्लुक से अगर हम बात करें, जो मटीरियल हम इस्तेमाल करते हैं, बस औक़ात ये देखने में आया कि अब वो मटीरियल में भी वो मयार रहा नहीं, वो क्वालिटी की चीज़ें अब मिलती नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों पर भी अब लोगों को न सिर्फ अवेयर होना होगा बल्कि मुख्तलिफ महकमाजात को, या कुल मिलाकर अगर बात करें तो पूरी जो हुकूमत है उसे भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है, ताकि इन सारी जो चीज़ें हैं उन्हें न सिर्फ कम किया जा सके बल्कि हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी आग लगने की कोई वारदात पेश आती हैं और जब वहाँ पर फायर टेंडर्स पहुँचते हैं, कुल मिलाकर ये कहें कि आवाम जो हमें इस वक्त देख रही है इस डिबेट के ज़रिए, उन तक आप क्या मालूमात पहुँचाना चाहेंगे कि जिसका वो ख्याल रखें और आग की वारदात जो हैं वो कम की जा सकें? देखिए, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट ने टाइम टू टाइम जो है एडवाइजरीज इशू की, विंटर के हवाले से भी हमने स्पेसिफिक एडवाइजरी इशू की। तो अगर मैं एडवाइजरी में कुछ चीज़ों का जिक्र करूं जिनसे जो है ये फायर इंसिडेंट्स आपके मीडियम के थ्रू लोगों तक की बात पहुंचे और फायर इंसिडेंट्स में कमी, मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे
हम जितने भी गैजेट, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे गैजेट्स हम बाजार से प्रोक्योर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के थ्रू हम देखते हैं कितने सारे फायर इंसिडेंट्स अभी होते हैं। पिछले 10 दिनों में लगभग 3-4 फायर इंसिडेंट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, और ऐसी ब्लैंकेट्स जब हमने विजुअलाइज की तो उनमें कोई ऐसे मार्क नहीं था। तो हमें ये चीजें देखनी है। सबसे पहले जब भी हम बाजार में खरीदो फरोख्त करें, हमें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने चाहिए, हमें ISI मार्क चेक करना चाहिए। जेन्युइन ISI मार्क चेक करने के लिए भी हमारे पास वेबसाइट्स जैसे BIS की वेबसाइट है, BIS केयर ऐप भी है। आप उस पे जो प्रोडक्ट नंबर, लाइसेंस नंबर है, उसको उस पे डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। दूसरी चीज है, जैसे आप हीटिंग गैजेट्स जो आपके पिछले साल के हैं, आप इस साल इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको ऑपरेट करने से पहले उनकी सर्विसिंग इंस्पेक्शन को यकीनी बनाएं। बहुत सारे हादसा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, LPG के कारण होते हैं। जैसे LPG बुखारी में कंबशन होता है, वहाँ पे एक तो रूम का ऑक्सीजन डिप्लीट होता है और साइमल्टेनियसली वहाँ पे जो है टॉक्सिक गैसेस का बिल्डअप होता है, जैसे CO2 जो कि एक डेडली कलरलेस ऑडरलेस गैस है। तो वहाँ पे वेंटिलेशन का वो ध्यान रख सकते हैं। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है, जैसे रूरल एरियाज में जो है ड्राई ग्रास जो है या फायरवुड जो है मेन स्ट्रक्चर्स के साथ वो स्टोर करते हैं, या एटिक पोर्शंस में वो चारकोल वगैरह कांगड़ी के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो सारी अनसेफ प्रैक्टिसेस है। लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो उनके लिए एक सेपरेट शेड्स बना सकते हैं विच आर एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम मेन स्ट्रक्चर्स। कांगड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं विंटर्स में, तो कांगड़ी की जो हैंडलिंग है उसको यकीनी बनाए। हमाम का जैसे इन्होंने जिक्र किया, उसमें हमें एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करेंगे, जो भी आप गैजेट्स इस्तेमाल करेंगे उनके साथ जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो इनसे हम नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। और लास्ट में मेरी यही मैसेज रहेगी लोगों को कि जब भी ऐसे फायर इंसिडेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अगर हम रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर 2 टाइप्स के होने चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो कि आपके जो इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड से वहां पे लगा होना चाहिए, और दूसरा ड्राई केमिकल पाउडर टाइप जो कि मैप बेस्ड होता है। तो वह आप वो 5 या 6 kg का आता है। तो 2 एक्सटिंग्विशर अगर आप घर में रखेंगे तो जितने भी क्लासेस ऑफ फायर है जो आपके घर में जितना भी हैजार्ड है वो उनको कैटर करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। साथ में आप होजरिल होज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ओवरहेड टैंक्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। बूस्टर पंप्स भी आजकल जो है लोग लगाते हैं, तो वहां पे हम होजरिल की मदद से भी, अगर आग मजीद स्टेजेस में है, इंसिपिएंट स्टेज में, तो हम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में है, जिनको हम ग्रोथ या फुली डेवलप्ड स्टेज बोलते हैं, तो वहां पे हम होजरिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चीजें हम तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब ये चीजें हम इंस्टॉल करके रखेंगे। और अगर हमें उन चीज़ों के बारे में इतला नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपके मीडियम के थ्रू फिर से पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को लिखिए। हम आपके एरियाज में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे। आप हमें लिखिए कि आप हमारी ऑक्यूपेंसी का ऑडिट कीजिए, तो हम वहाँ पे हमारे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स वहाँ जाएंगे, आपकी सेफ्टी नीड्स के हिसाब से हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑडिट करेंगे। बाकी जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं पे भी हादसा होता है, इंस्टेंटली विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड आप 101 पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कीजिए। सर, कॉल करने के हवाले से मुझे एक बात जुबैर साहब की अभी याद आई। उन्होंने कहा कि बहुत दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि फायर टेंडर्स वहाँ तक पहुँचते हैं, गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हमने देखा कि उनमें पानी नहीं होता है, पाइप्स जो हैं वो खाली होती हैं। उसके बाद जो फायर टेंडर्स वहाँ पर होते हैं वो ढूंढते हैं पानी कहाँ पर है जहाँ से हम इसको सप्लाई दे सकें। तो इस बीच जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हैं, या हमारे पास और भी जो आलात रहते हैं जिससे हम इस पर काबू पा सकते हैं जब तक हम पानी का जो सोर्स है उसको तलाश करें? तो ये कोताही कहाँ पे बरती जाती है, और हमें इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ गलती होती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल है, जब भी गाड़ी हमारी स्टेशन से बाहर जाती है, फायर इंसिडेंट से वापस आती है, तो गाड़ी स्टेशन में तब तक अलाउ नहीं होती है जब तक कि हमारा जो संतरी है वो चेक करता है कि गाड़ी में पानी है कि नहीं है। अब रहा मसला, चूंकि अमूमन लोगों की शिकायत होती है कि गाड़ी में पानी नहीं था। इसमें एक टेक्निकल रीज़न है, क्योंकि हमारा जो SOP है काम करने का, हमारा जो फायर टेंडर है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ वाटर है। लगभग जो हमारा सबसे बड़ा फायर टेंडर भी होगा 7,500 लीटर कैपेसिटी ऑफ वाटर उसमें रहता है, और उसका जो डिस्चार्ज है जब हम फायर टेंडर को ऑपरेट करते हैं, इट इज़ क्लोज टू 2200
लीटर्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में लगभग 2300-2200 लीटर डिस्चार्ज होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फायर टेंडर कितने मिनट तक लास्ट कर सकता है। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, वो ओपन वाटर सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पे एक हाइड्रेंट लाइन होती है, वो हाइड्रेंट लाइन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहां पे एक रेड कलर की लाइन होती है जो पीएचई प्रोवाइड करता है, वो 24/7 चार्जड है। लेकिन कश्मीर में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो हाइड्रेंट लाइन है वो हमारे हाइड्रेंट्स उन्हीं लाइंस पे इंस्टॉल्ड है जो कि जिन पे डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं। लेकिन स्पेशल काम हो रहा था कि उसको अलग किया जाए। मैंने काफ़ी बार जो है पीएचई से इस बारे में बात की है। अब चूंकि शायद उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम टाइम टू टाइम उनको इस चीज़ के बारे में आगाह करते हैं कि आप जो है एक डेडिकेटेड लाइन रखिए जिसमें जो पानी है 24/7 चार्जर रहेगा, क्योंकि जब हमारा अमला वहां पे जाता है हमें बहुत सारी जगहों पे जो है वाटर की स्कैर्सिटी को फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं पे फायर इंसिडेंट होता है उसमें अगर बहुत ज्यादा फायर इंसिडेंट पहले ही है तो हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो वो पानी हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? या तो हमें रेनफोर्समेंट भेजना पड़ता है, या अगर उसके नजदीकी कोई ओपन वाटर सोर्स है वहां पे हमें फायर पंप को इंस्टॉल करना है। क्योंकि डिस्चार्ज इतना ज्यादा होता है तो उस वजह से जो है एक फायर टेंडर इट कैन नॉट लास्ट मोर देन, इसलिए लोगों की ये शिकायत रहती है, क्योंकि वो देखते हैं कि जब हम पानी फेंकते हैं वो देखते हैं 5 मिनट के बाद ही उसमें पानी खत्म होता है। तो उस बीच में ही हम अपने फायर पंप्स को जो है ओपन वाटर सोर्स पे इंस्टॉल करते हैं और अपने फायर टेंडर्स को कंटिन्यूसली रिफिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी आखिर पर हम जानना चाहेंगे कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को जो हमें देखती हैं कि किस तरीके से सर्दियों से बचा जा सकता है? सबसे पहले बात यही है कि इंसान को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि हादसा ना हो। हादसा ना होने के लिए हमें अपने आप को सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए एहतियाती तदाबीर हमें पहले ही करने हैं। उसमें यही है कि अगर आपने हीटिंग गैजेट्स वगैरह यूज करने हैं वो स्टैंडर्ड कंपनियों के हो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया। और उसके बाद अगर आपने यूज किया अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने हीटिंग इक्विपमेंट लगा के रखा, दूसरे कमरे में बैठ गए, वहां बच्चे थे उस कमरे में, वहां हादसा हो गया, या आप सो गए और हीटिंग इक्विपमेंट आपने, इसलिए सोने से पहले ये यकीनी बनाएं कि आपने सारे हीटिंग इक्विपमेंट्स बंद कर दिए हैं, वेंटिलेशन थोड़ी आपने रख दी है, और ऐसे कोई गैजेट इस्तेमाल ना करें जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाए। और कोल बेस्ड जो भी है ये दीज आर मेंट फॉर आउटडोर हीटिंग, कोल बेस्ड, वुड बेस्ड। अब मजबूरी के हालात में क्या करते हैं, लेकिन अदरवाइज ये सारे आउटडोर यूज करें। अंदर जितने भी आपने चीजें इस्तेमाल करनी है वो सेफ हो, स्टैंडर्ड हो, और जो ही एक नया सीजन आए अपने हमाम, अपने जितने भी हीटिंग है उनकी वायरिंग वगैरह है वो चेक कराएं पहले, और हमाम का जो एग्जिट होता है जहाँ से धुआं निकलता है उसमें जरूरी वो क्लियर कराएं, क्योंकि उसमें वेब्स बनते हैं, उसमें डस्ट जमा होती है। डस्ट जमा होने के बाद एक लेयर उसमें बन जाता है और वो धुआं वापस आ सकता है और आपको नुकसान पहुंचा। और जो ही जनरेटर्स हम यूज करते हैं विंटर्स में, ये घरों के साथ रखते हैं, या घर में कोई साथ में कोई कमरा होता है, एडिशनल स्टोर होता है, उसमें लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा डिजास्टर का एक रीजन बन सकता है। ये घर से कम 10-20 फीट दूर होना चाहिए। और गैराज में गाड़ियां ऑन न रखें गर्म होने के लिए। अगर आपने सुबह गाड़ी गर्म करनी है, उसको गैराज से बाहर निकाल के तब ऑन करिए। ये सारी तदाबीर अगर हम करेंगे इंशाल्लाह कोई हादसा टल सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ताज साहब, आप भी आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को कि किस तरीके से हम अपने मकानात जो हैं, अपनी तामीरात जो हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको बिल्डअप कर सकते हैं ताकि इन मुश्किलात से हम बच सकें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक प्रोफेशनल की हेल्प लें। और यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन है कि मैंने किसी इंजीनियर या डिज़ाइनर को हायर किया तो वो सारी चीज़ें खुद ही देखेगा। वो उसे एक जनरल फिजिशियन की तरह ट्रीट किया जाता है कि उसको सर्च ही कराएं इलाज। बट एक घर बना, जब हमें पता है कि भाई मुझे कालस दूध बुगस काल किस डॉक्टर्स, लेकिन इसी तरीके से अलग अलग डॉक्टर, घर के बनाने में भी आर्किटेक्ट अलग है, इंटीरियर डिजाइनर अलग है, MEP अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो घर बना रहे हो ना, तो सारे सेगमेंट्स को कंसिडर लेके चलो, ताकि इन फ्यूचर जैसे इंसिडेंट्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, इनसे आप इन फ्यूचर बच सकते हो टू सम एक्सटेंट। सिंपल है, एक प्रोफेशनल की हेल्प लो। और जैसे आप बाकी प्रोफेशंस को समझते हो, मोस्टली मैं इसलिए डॉक्टर्स की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि इसमें इंसान को बहुत इजीली समझ में आता है कि भाई अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ के, हम भी अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ की हैं। जैसे मैं डिज़ाइनिंग पार्ट संभालता हूँ, मेरी दूसरी टीम इंटीरियर संभालती है, इसी तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स जब एक साथ एक
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तब जाके आपका एक प्रोजेक्ट जो है सेफ बनता है, इंसुलेटेड बनता है, ये जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी रहती हैं। अगर आप एक हकीम के पीछे भागेंगे तो फिर लास्ट में आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। जुबैर साहब, आपसे भी आखिर पर जानना चाहेंगे, वैसे तो एक सहाफ़ी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से इन हादसात से बचा जा सकता है और मीडिया का क्या रोल रहता है इसमें? मैं एक ही चीज़ अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगा, हमारा वास्ता ये एक ऐसी फील्ड के साथ है जहाँ पर ये कहा जाता है कि एवरी बैड न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर अस। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की खबर जब भी आप कहीं पर देखें, खबर कोई भी हो, आप उससे ये सीख लेने की कोशिश करेंगे कि इस खबर में इस फलाने शख्स ने या जिसके साथ ये हादिसा पेश आया या कोई चीज़ हुई, उसने कौन सी चीज़ की होती ताकि उसके साथ ये चीज़ ना आती। तो फिर उस चीज़ को आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि मुझसे ये गलती सरजद ना हो, ताकि आइंदा इस तरह के हादसे में मैं ना फंस जाऊँ। तो इस चीज़ से आप खुद को महफूज रख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज के इस डिबेट में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये डिबेट जो है फ़ायदेमंद होगा आप तमाम हज़रात के लिए जो भी देखने वाले हैं। जिस तरीके से हमारे आज के पैनलिस्ट से जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम आग की वारदात हों या फिर सर्दियों में पेश आने वाले जो अमराज हैं, और इसके साथ साथ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मामलात हैं, उनसे कैसे निपट सकते हैं, और इन मुश्किलात को जो वादी कश्मीर के मौसम सरमा में हमें पेश आते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि मौसम सरमा अपने साथ बेइंतहा खूबसूरती तो लेकर आता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ख़तरात और हादसात भी इसमें पेश होते हैं। और इन हादसात से बचने के लिए कौन कौन सी तदाबीर अपनाई जा सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका ख्याल रखेंगे और आज के बाद खुद को भी और दूसरों को भी आग की वारदात हों, दिल के अमराज हों या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कोलैप्स हो, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, उसका आप बखूबी ख्याल रखेंगे। तो एक दफ़ा फिर आप तमाम हजरात का हमारे स्टूडियोज़ में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में इतना ही, दीजिए मुझे और मेरे कैमरा टीम को इजाज़त। देखते रहिए राइजिंग कश्मीर।